आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को इनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनलाइन एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्न जो मैंने कलेक्ट किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वैसे प्रश्नों को आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या पूछ रहा है। तो मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। यदि जोड़ा पूछा जाएगा तो आपको 23 जोड़ा बोलना है। कितना जोड़ा बोलना है? 23 जोड़ा। लेकिन यहाँ पर संख्या पूछा गया है ना मात्र, तो संख्या क्या हो जाएगा? 46। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र भी बोल सकता है उसको, क्या बोल सकता है? गुणसूत्र, है ना। तो गुणसूत्र जब बोला जाएगा तो आपको गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। और यदि जोड़ा पूछा जाए कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जोड़ा में आपका आएगा 23 जोड़ा। ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या था? मनुष्य शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं या कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उन लोगों का नाम बताइए जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देते हैं। तो ऐसे रोग कौन हो जाएंगे? तो ऐसे रोग हो जाएंगे पोलियो, जो कि पोलियोमाइलिटिस वायरस के कारण होता है, जिसके कारण अपंगता आती है। और दूसरा होता है रेबीज़, कुत्ते के काटने के कारण होता है रेबीज वायरस का ये भी। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष वह होता है, वह दूरी है जो प्रकाश के द्वारा एक साल में चली जाती है। तो प्रकाश एक साल में कितना दूर चल देता है? 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। याद रखना है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर है। 9.46 गुणित 10⁻12 इतना किलोमीटर चल देता है प्रकाश वर्ष, अर्थात प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? अर्थात हमारे सूर्य है, उसके बाद जो सबसे निकट का तारा है वो अल्फा सेनेटरी है। क्या नाम है? अल्फा सेनेटरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रहों के क्रम में तीसरा नंबर के ग्रह को क्या क्या नाम है या क्या कहा जाता है? ग्रहों का क्रम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस प्रकार का क्रम है ना। तो पहला में आएगा बुध, दूसरा में आ जाएगा शुक्र और तीसरा में आ जाएगा पृथ्वी। तो तीसरा नंबर का ग्रह क्या हो जाएगा? पृथ्वी। ठीक है। यदि इन ग्रहों का क्रम को पूरा निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला होता है बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। तो ये 9 ग्रह हैं, जिसमें से यम को छोड़ दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया है? देखिए अभी मैंने बताया था कि एक ग्रह को बाहर कर दिया गया है, तो उसका नाम क्या है? प्लूटो। क्या नाम है उसका? प्लूटो। तो प्लूटो ग्रह को ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया है, क्योंकि उसके जो नियम है, ग्रह होने का नियम जो है, उस नियम को प्लूटो पालन नहीं कर रहा था, इसलिए उसको ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। ग्रह होने का कुछ खास नियम होते हैं, उन नियमों को पालन करना अनिवार्य होता है। यदि कोई ग्रह उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उस ग्रह को ग्रह नहीं माना जाता। सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्या, कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह। अगला है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर जो ऋतु में परिवर्तन होती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, तो ये सब परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ये सब परिवर्तन का मुख्य कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी ऐसा जो सीधा है, इस प्रकार से सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसा क्या है? झुका हुआ है, अपने अक्ष से ऐसा झुका हुआ है, इसलिए ऋतु परिवर्तन होता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाल ग्रह पर अयस्क की अधिकता होने के कारण वह लाल दिखाई देता है। लौह अयस्क की अधिकता है वहाँ पर, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सबसे सुंदर ग्रह किसे कहा जाता है? तो सबसे सुंदर ग्रह जो है शनि को कहा जाता है।
याद रखिएगा, सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? शनि है। प्राकृतिक रेशे का नाम लिखिए। रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। तो जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं। तो प्राकृतिक रेशे में आपका आएगा कपास, जूट और कायर। ये कायर क्या चीज़ होता है? नारियल से जो प्राप्त होता है रेशा, उसको हम लोग कायर बोलते हैं। तो कपास, जूट, कायर ये सब प्राकृतिक रेशे में आते हैं। तो कृत्रिम रेशे क्या हो जाएगा? नायलॉन, रेयॉन, टेलरिन, ये सब कृत्रिम रेशे हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या दिख रहा है? निम्नलिखित रेशे को प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे में वर्गीकृत कीजिए। इसमें छांटना है आपको कौन कौन सा प्राकृतिक है और कौन कौन सा संश्लेषित है। तो देखते हैं, पहला देखिए रेयान। रेयान तो आपका संश्लेषित रेशा है, मतलब कृत्रिम है। जूट जो है प्राकृतिक है, ठीक है। नायलॉन कृत्रिम है, मतलब संश्लेषित है। और पॉलिस्टर भी कृत्रिम है। एक्रिलिक कृत्रिम है। कपास प्राकृतिक है। ऊन प्राकृतिक है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए, ये रेयान जो है संश्लेषित हो गया, जूट जो है प्राकृतिक हो गया, ये भी संश्लेषित हो गया, ये भी संश्लेषित हो गया। एक्रिलिक संश्लेषित है, कपास प्राकृतिक है, ऊन प्राकृतिक है। अगला प्रश्न चलते हैं। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण पदार्थों को अलग कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। जैव निम्नीकरण क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसको हम लोग डिजनरेट कर सकते हैं या जिसको सड़ा सकते हैं या पुनः उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको जैव निम्नीकरण कहा जाता है। तथा ऐसे पदार्थ जिसको हम लोग पुनः नवीनीकरण नहीं कर सकते, जिसका सड़न आसानी से नहीं होता, उसको बोलते हैं अनिम्नीकरण। तो उसमें देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। प्लास्टिक तो अनिम्नीकृत है, प्लास्टिक क्या हो जाएगा? अनिम्नीकृत। केले का छिलका निम्नीकरण, माने निम्नीकरण किया जा सकता है। कांच, इसको अनिम्नीकरण, ठीक है। साग भाजी का कचरा, यह जो है निम्नीकरणीय है, इसको पुनः हम लोग रिसाइकिल मतलब उसको सड़ा सकते हैं। पेन अनिम्नीकरण। जूट का बैग निम्नीकरण। कागज निम्नीकरण। रेनकोट अनिम्नीकरण। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक जो है अनिम्नीकृत में आएगा, केले का छिलका निम्नीकृत आएगा, कांच अनिम्नीकृत, साग भाजी का कचरा अनिम्नीकृत, पेन अनिम्नीकृत, जूट का बैग निम्नीकृत, सड़न हो जाएगा इसका, कागज निम्नीकृत, रेनकोट अनिम्नीकृत। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा पर्त पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जैसे जाते हैं तो 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। इसका सूत्र होता है O3। कभी कभी पूछता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र क्या हो जाएगा? O3। और ये क्या काम करता है? हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। इसी ओजोन के कारण हम लोग धरती पर सुरक्षित रहते हैं। प्राणदायी वायु का सूत्र क्या है? तो प्राणदायी क्या है? ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन गैस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राणदायी वायु। इसका सूत्र होता है O2। अगला देखिए, ऑक्सीजन गैस जल में खालिस्तान है ना। तो ऑक्सीजन गैस जो होता है जल में अल्प विलेय होता है। क्या होता है? अल्प विलेय, ठीक है। ये क्या होता है? अल्प विलेय होता है ऑक्सीजन गैस। अगला देखिए, पौधागत प्रभाव को बढ़ावा देने वाले गैस कौन कौन से हैं? पौधागत प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव। जैसे जैसे ग्लोबल में जितने ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता जा रहा है वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है? मुख्य पौधागत प्रभाव। तो पौधागत प्रभाव को बढ़ाने वाली गैस कौन कौन सी हो जाएंगी? CO2, CH4, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन O3। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाली गैसें होती हैं। वायुमंडलीय दाब मापी कितने प्रकार के हैं? नाम बताइए। तो वायुमंडलीय दाब दो प्रकार के होते हैं, पारद बैरोमीटर और एनीराइड बैरोमीटर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब का मान होता है 76 सेंटीमीटर Hg, या कभी कभी 760 mm
Hg करके भी आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ना, सेंटीमीटर, यदि आपको सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो 76 लिखना है, और यदि में बोला जाएगा 760 मिलीमीटर। Hg मतलब पारा का ऊंचाई। नाइट्रोजन गैस का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में क्यों किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग भोजन को ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। भोजन को ताज़ा रखता है। जैसे आप लोग देखे होंगे चिप्स का पैकेट, ठीक है, चिप्स का पैकेट में हवा भरा रहता है, तो वो हवा कौन सा होती है? नाइट्रोजन गैस होता है। वो भोजन को ताज़ा रखता है। 3 रासायनिक अम्ल के नाम लिखिए। रासायनिक अम्ल मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अम्ल या अम्ल कहा जाता है। तो हमारे रसायन में मुख्य 3 अम्ल होते हैं। पहला होता है HCl, दूसरा होता है H2SO4 और तीसरा होता है HNO3। पहला को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और तीसरा को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। यदि तीनों को मिला दिया जाए तो अम्लराज बनता है, जिसको बोला एक्वारेजिया बोला जाता है, अम्लराज। सोडा वाटर की प्रकृति होती है, किस प्रकार की प्रकृति होती पूछ रहे हैं, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? तो सोडा वाटर जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। सोडा वाटर अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू NH4Cl को संतुलित कीजिए। देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। ये संतुलित है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन इधर 3 और 1 4, इधर देखिए कितना है? 4, ये भी संतुलित है। उसके बाद क्लोरीन देख लीजिए, इधर 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये समीकरण संतुलित है, इसमें और संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। H2O इज इक्वल टू H2 प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए इसमें अभिक्रिया देखिए, मान लीजिए ये AB रहता, क्या रहता? AB। तो AB किस में बन रहा है? A प्लस B में बन रहा है, अर्थात 2 भाग में बट जा रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भाग में बट रहा है। तो ये क्या अभिक्रिया हो जाएगी? विघटन अभिक्रिया हो जाएगी। जब कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ 2 भाग में बट जाए, अलग हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं विघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। दही का जमना, भोजन का खराब हो जाना, खमीर का बनना कौन सा अभिक्रिया है? तो दही का जमना या भोजन का खराब हो जाना, खमीर का बनना जैव रासायनिक अभिक्रिया में आता है। इसमें छोटे छोटे जीवाणु भाग लेते हैं। जैसे दही जमाने में लैक्टोबैसिलस मुख्य रूप से भाग लेता है, तो वो जैव रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रेतमल से लोहे के टुकड़े को रगड़ने पर चमकदार दिखाई देता है, यह धातु का कौन सा गुण है? तो धातु का यह धात्विक चमक गुण है। कौन सा गुण है? धात्विक चमक। धात्विक चमक के कारण धातु जो है चमकना चालू हो जाते हैं, उनमें चमक आ जाती है। धातु में विद्युत की खालिस्तान होती हैं। अधिकांश धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक, अर्थात विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। जैसे सोना, चांदी। चांदी सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है विद्युत का। खालिस्तान भंगुर होती हैं। तो भंगुर कौन होंगी? भंगुर मतलब क्या होता है कि जैसे पीटने पर चूरा हो जाए, पाउडर बन जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भंगुर। तो ये जो गुण होता है वो अधातुओं में होता है। किस में होता है? अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण सबसे अधिक खालिस्तान में पाया जाता है। तन्यता का गुण सबसे अधिक सोना, किसे पाया जाता है? सोना, Au। ठीक है, इसका सूत्र होता है Au, सोना का सूत्र होता है Au। तो सोना में तन्यता गुण सबसे अधिक पाया जाता है। कार्बन का सबसे कठोरतम रूप खालिस्तान है। तो कार्बन का सबसे कठोरतम रूप जो होता है हीरा है। कार्बन का पररूप है हीरा। हीरा जो है कार्बन का सबसे कठोरतम रूप माना जाता है। काला पेंट और छपाई की स्याही बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट जो है हीरे के जैसे ही है, वो भी एक अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप कहलाता है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वाला का खालिस्तान क्षेत्र हल्के नीले रंग का होता है। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं इस प्रकार से, यदि इसको देखें तो पहला, उसके बाद ये दूसरा और उसके बाद ये तीसरा।
तो जो तीसरा क्षेत्र होता है वो बाहरी क्षेत्र कहलाता है। बाहरी क्षेत्र जो होता है पर्याप्त वातावरण के ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है और वो ईंधन का पूर्ण रूप से दहन होता है। तो बाहरी क्षेत्र होता है हल्के नीले रंग का जलता है। ज्वाला का बाहरी क्षेत्र हल्के नीले रंग का होता है। जैसे मोमबत्ती जलता है ऐसे इस प्रकार से, तो ये मोमबत्ती के 3 भाग होते हैं, ये इस प्रकार से, पहला, दूसरा और तीसरा। कार्बन डाइऑक्साइड का नीले लिटमस को लाल कर देना किस प्रवृत्ति को बताता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है, अर्थात उसके रंग को बदल देता है। तो नीले लिटमस पेपर का लाल लिटमस पेपर में बदलना अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में बताता है, तथा लाल लिटमस का नीले में बदल जाना क्षारीय प्रवृत्ति बताता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है नीले लिटमस को लाल कर रहा है, इसलिए वो क्या है? अम्लीय प्रवृत्ति है। वो कौन सी प्रवृत्ति है? अम्लीय प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था अपने ही सूक्ष्मदर्शी बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए इस प्रकार से। एक पादप कोशिका, पादप कोशिका क्या होता है कि इस प्रकार से बनेगा, है ना, उसके जो कोण होते हैं वो स्थिर होता है, अर्थात उसके कोशिका का आकार फिक्स होता है। इस प्रकार से आपको पादप कोशिका का चित्र बनाना है। यहाँ पर एक रिक्तिका हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक केंद्रक हो जाएगा और इस प्रकार से एक गोल्गी बॉडी, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, और इस केंद्रक के अंदर केंद्रिका हो जाएगा। ये सेल वॉल हो जाएगा, ये भी सेल वॉल है। सेल वॉल 3 प्रकार होगा इसमें, मध्य और अंतः। ये तो केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और केंद्रक से जुड़ के इस प्रकार से एक नली टाइप की संरचना होती है, इसको बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका में छोटे छोटे बिंदु रहते हैं, उन बिंदु को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। इधर उधर बिखरे रहते हैं, इस प्रकार से राइबोसोम हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह श्वसन केंद्र होता है। क्या होता है वो? श्वसन केंद्र, जहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है और भोजन के ऑक्सीकरण के उपरांत एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा करेंसी। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाएगा? इस प्रश्न को आप कमेंट करके बताइए उत्तर में, ठीक है। याद रखिए कौन सा प्रश्न, यदि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में करके बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अभी हमने बताया था कि कोशिका में जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम से चिपके हुए छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों को क्या बोला जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री होता है, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करता है वो। लवक खालिस्तान प्रकार के पाए जाते हैं। तो लवक जो होते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा था? तो जीवाणु को सबसे पहले एंटोन वान लुएनहॉक ने देखा था। फलीदार पौधों की जड़ में खालिस्तान या राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस या माइकोराइजा पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें टिक लगाना है आपको सही उत्तर पे। तो फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, एक प्रकार का सहजीवी है वो। जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी को हम विषाणु कहते हैं, वायरस। वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है, उसमें निर्जीव और सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल अर्थात कोशिका, कोशिका को कहा जाता है शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। केंद्रक का केंद्रक किसे कहा जाता है? जब भी हम लोग बताया कि इस प्रकार से कोशिका के चित्र बनाए थे, है ना, इसमें हमने एक बताया कि केंद्रक होता है इस प्रकार केंद्रक,
और केंद्रक के अंदर और एक पाया जाता है जो केंद्रक को नियंत्रित करता है। पूरे कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। तो केंद्रक का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रिका। कौन करता है? केंद्रिका। केंद्रिका जो होता है केंद्रक का केंद्रक कहलाता है। ठीक है। अपवर्तन किसे कहा जाता है? अपवर्तन जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अर्थात जैसे ये मान लीजिए एक माध्यम है तो प्रकाश किरण इसमें प्रवेश किया और ऐसे सीधा नहीं निकलता, जबकि सीधा निकल जाना चाहिए, तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। मान लीजिए अभिलंब है, प्रकाश किरण ऐसे गया और ऐसे इस प्रकार झुक गया, फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर बाहर हट के निकलेगा। ठीक है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माध्यम कैसा है, कि सरल माध्यम में जा रहा है कि विरल माध्यम में जा रहा है कि सघन माध्यम में जा रहा है। सघन माध्यम और विरल माध्यम में परिवर्तन होने के कारण ही प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। माध्यम से विचलित हो जाना और अभिलंब की ओर झुक जाना या अभिलंब से दूर हट जाना, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, सरल माध्यम से या सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, माध्यम की जो अभिलंब है उस तरफ झुक जाएगी या वहाँ से दूर हट जाएगी। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेंस का वह बिंदु जहाँ से प्रकाश किरण गुजरती है तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मान लीजिए ये आपका लेंस है, तो लेंस में एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से प्रकाश किरण होकर गुजरे तो वो सीधी निकल जाती है, इस प्रकार से सीधी निकल जाएगी, उसमें विचलन बिल्कुल नहीं होता है। जबकि लेंस एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश किरण को विचलित कर देता है। तो लेंस में एक ऐसा बिंदु है जहाँ से प्रकाश किरण विचलित नहीं हो रही, इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहा जाता है। तो प्रकाश केंद्र से जो प्रकाश किरण होती है वो सीधे निकल जाती है, विचलित नहीं होती। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसका चित्र आप लोग किताब से देखिएगा, इस प्रकार से बना रहता है। ये हो जाएगा आपका लेंस और यहाँ पर रेटिना और यहाँ पे काचाभ द्रव पाया जाता है और यहाँ पे सिलेरी मांसपेशियाँ, ये सिलेरी मांसपेशी है। सिलेरी मांसपेशी काम होता है लेंस को कम या ज़्यादा करना, उसके फोकस को। घड़ी, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर, कृत्रिम उपग्रह में खालिस्तान सेल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। कौन सी सेल का उपयोग किया जाता है? शुष्क सेल। बायोगैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो बायोगैस जो होता है मुख्यतः उसमें मेनली जो होता है CH4 अर्थात मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में बहुत कम मात्रा में प्रोपेन और ब्यूटेन भी पाया जाता है। ये लेकिन मुख्य है ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ऊर्जा का नाम लिखिए जो समाप्त होने वाली है। समाप्त होने वाली मतलब जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे या बहुत सालों बाद खत्म हो जाएंगे। तो वो खत्म होने वाला कौन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और रसोई गैस। ये ऐसे ऊर्जा हैं जो क्षय होने वाले हैं अर्थात खत्म होने वाली है। इसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। बायोडीजल किस पौधे के बीज से तैयार किया जाता है? तो बायोडीजल जो है रतनजोत पौधे से तैयार किया जाता है, उसके बीज से, रतनजोत पौधे के बीज से तैयार किया जाता है। नवीनीकृत और अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत को अलग कीजिए। नवीनीकृत मतलब जिसको हम सब फिर से रिन्यूअल कर सकते हैं, माने पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको नवीनीकृत कहा जाता है। और अनवीनीकृत जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते तो उसको क्या कहेंगे? अनवीनीकृत। इसमें देखिए आपको पवन ऊर्जा ये नवीनीकृत है, ठीक है, इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा वो भी असीम है, उसे कोई सीमा नहीं है, ऊर्जा मिलते रहेगा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है प्लूटोनियम, यूरेनियम से। तो ये जो सोर्स हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनवीनीकृत। जल ऊर्जा ये भी अक्षय है, इसका क्षय नहीं होने वाला है, तो ये नवीनीकृत हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा भी नवीनीकृत है। जीवाश्म ऊर्जा जो है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला ये सब क्या हो जाएंगे? एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो ये अनवीनीकृत है। तापीय ऊर्जा अर्थात मतलब कोयला जीवाश्म ईंधन है, वो भी एक प्रकार का, तो ये भी खत्म हो जाएगा, अनवीनीकृत में आएगा।
अगला है पशुओं के मल मूत्र पेड़ पौधों के अपघटन से बने पदार्थ को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, खाद, गोबर खाद जिसको बोल सकते हैं ना, ये कंपोस्ट खाद भी बोलते हैं, कंपोस्ट खाद। अगला है कुक्कुट पालन क्या है। कुक्कुट पालन मतलब होता है मुर्गी पालन। और मुर्गी पालन क्यों करते हैं हम लोग, अंडे और मांस प्राप्ति के लिए हम लोग मुर्गी का पालन करते हैं, तो मुर्गी पालन ही कुक्कुट पालन कहलाता है। घर्षण बढ़ाने के उपाय लिखिए। घर्षण लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो जहाँ पर हमको फायदा होता है घर्षण से, तो वहाँ पर हम घर्षण बढ़ाने की युक्ति करते हैं। तो क्यों करते हैं, टायर ब्रेक लगाने के लिए हम लोग टायर में जो खांच, उभार और खांच की संख्या बढ़ा देते हैं और जूते के तलों को खुरदुरा बना देते हैं, तो इससे घर्षण बढ़ जाता है। जूते के तल खुरदुरे रहते हैं तब कि हम आसानी से चल पाते हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम, इसलिए पाउडर छिड़का जाता है इसमें। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन अच्छा स्रोत है। जो खट्टे फल होते हैं कौन सा विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। हमारे भोजन किन किन पोषक पदार्थों का होना अनिवार्य है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मेल नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। और बाकी जो है कम कम मात्रा में लिपिड, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। तो ये संतुलित भोजन है। संतुलित भोजन क्या, कि सब में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण अनिवार्य रूप से पाया जाना चाहिए, तो वो भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, कौन सा रोग कहलाता है। तो ये जो रोग है एक दूसरे को फैलने वाला रोग को कहते हैं हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, संक्रामक रोग। तो ये संक्रामक रोग अभी मुख्य रूप से कोविड-19 है और सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, हैजा। ठीक है, तो ये संक्रामक रोग में आते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। और कोविड-19 से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं और भीड़ में ना रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना चाहिए हमको। किन्हीं दो विषाणुजन्य रोगों के नाम लिखिए। विषाणु से होने वाले रोग मुख्यतः अभी तो मेनली हो गया कोविड-19। कोविड-19 जो है विषाणु के कारण हो रहा है, और एड्स, HIV वायरस। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को विस्तार से समझाइए। किशोरावस्था में मुख्यतः लंबाई में वृद्धि हो जाता है। 11 से लेकर 19 साल तक लंबाई में वृद्धि होता है। जो बच्चों की लंबाई है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। दूसरा है शरीर की आकृति में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन आना चालू हो जाता है। दूसरा स्वर में परिवर्तन, आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। लड़कियों का आवाज़ पतला होना चालू हो जाता है और लड़कों का आवाज़ में भारीपन आ जाता है। स्वेद और तेल ग्रंथि क्रियाशील हो जाते हैं। अत्यधिक स्वेद अर्थात पसीना आना चालू हो जाता है। किशोरावस्था किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था जो है 11 साल से लेकर 19 साल तक की जो आयु होती है उसको किशोरावस्था कहा जाता है। इस प्रकार से ये प्रश्नों का आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इसको बार बार देखिए तो आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। श्योर है कि इन प्रश्नों से आपको प्रश्न इनलाइन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।